नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नए मुखिया के बारे में। दरअसल अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं और कार्यभार संभवतः वो नवरात्रि के पहले दिन संभाल सकते हैं। खबर तो ये भी है कि शुभ मुहूर्त का इंतजार है। अभी पितृपक्ष का ये काल चल रहा है। पितृपक्ष के बाद संभवतः वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेकिन आज इसलिए हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के हमारे पत्रकार साथी विकास तिवारी ने एक खबर छापी थी और उसमें लिखा था कि अनुराग जैन के हवाले से कि सीएस के लिए मेरी हाँ है और मैं रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही रहूँगा। आज चर्चा की वजह भी यही है कि आखिर अनुराग जैन अब सीएस बन गए हैं, कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता बाकी है और सीएस बनने के बाद वो कैसा भोपाल चाहते हैं जिसमें वो रहेंगे और वो कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसके वो मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आज इन्हीं दो मुद्दों पर बात होगी कि आखिर अनुराग जैन के सपनों का भोपाल कैसा होगा, यहाँ की सड़कें कैसी होगी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ का लाइटिंग सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि ट्रैफिक से लेकर स्ट्रीट लाइट तक कई बार दिवाली के दिन बंद पड़ी रहती है। पिछले साल की बात है, दिवाली पर एक हफ्ते के लिए स्ट्रीट लाइट बंद थी, जबकि वो दिवाली उजालों का त्यौहार है। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा में मौजूद है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रमेश शर्मा जी, हमारे युवा साथी पत्रकार श्री विकास तिवारी जी और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ इंदौर से मध्य प्रदेश पूरा देखने वाले गौरव चतुर्वेदी जी पत्रकार साथी, और दूसरे एक और हमारे साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर भुवनेश गर्ग। इनकी खास बात है कि भुवनेश गर्ग जी बहुत साफ गोई से बात करते हैं। मामला चाहे चिकित्सा का हो, दवाइयों का हो, कोरोना काल में सरकार के कामकाज का हो, लोगों की लापरवाही का हो या समझदारी का हो, और सबसे खास बात यह है कि नौकरशाही पर भी डॉक्टर भुवनेश गर्ग की बारीक नज़र रहती है। तो उनसे पूछेंगे कि वो जितना अनुराग जैन जी को जानते हैं वो कैसा भोपाल चाहेंगे, कैसा मध्य प्रदेश चाहेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विकास तिवारी जी के साथ। विकास जी, ये जो सारा मामला है, आपने इस खबर को सबसे पहले छापा था आपके अखबार में कि आखिर अनुराग जैन जी को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद पर भी भोपाल रहूँगा और सीएस के पद के लिए मेरी हाँ है। वो हाँ उनकी बड़े जोर की थी और वो कल सरकार ने उसको मंजूरी भी दी और वो बनने वाले हैं। आपकी राय, कितना आप अनुराग जी को जानते हैं और कितना आपको उनसे अपेक्षा है कि वो भोपाल और मध्य प्रदेश के बारे में क्या करेंगे? जी राघवेंद्र जी, अनुराग जैन भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं। उस समय से मैं उनके साथ रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। भोपाल में जब वो कलेक्टर थे तब हम कलेक्ट्रेट बीट में कवर करता था नवभारत में। उस समय से उनके साथ संबंध है। उस समय भी उनके नवाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में जब वो हर गुरुवार को गाँवों का दौरा करते थे तो हम सबको साथ में ले जाते थे, मीडिया के साथियों को साथ में ले जाते थे और दिखाते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है। अचानक वो गांव में पहुंचते थे, वहां की हालत देखते थे और अगर कुछ कमी पाते थे तो अधिकारियों को डांट भी पड़ती थी उनकी, और कहीं कोई विवाद की स्थिति रहती थी तो उसको सुलझाने में भी वो अपनी अच्छी भूमिका निभाते थे। एक उदाहरण मैं आपको उनका बताना चाहूँगा कि एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में वो गए तो वहाँ पर जो दोषी था वो मान नहीं रहा था, अपनी गलतियों को मान नहीं रहा था और गांव वाले सब कह रहे थे कि इसी ने ये सब किया है। तो अनुराग जी ने उसके हाथ में गंगा जल का जो पात्र है वो उसके हाथ में रख दिया कि ये लेकर के कहो कि तुम क्या कहते हो, इसमें हो कि नहीं तुम हो। तो फिर जब गंगा जल का पात्र उसके हाथ में आया तो गांव में गंगा को तो बिल्कुल बहुत पवित्र माना जाता है और उसने वही कहा जो अनुराग जी चाहते थे। गंगा जी है भी पवित्र जी। और फिर उसके बाद अनुराग जैन साहब का ये सफ़र लगातार चलता रहा। वो पिछले 4 साल से अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके पहले भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो खास पसंद है, पीएमओ में वो रह चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम जन धन योजना, उसके संचालन की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। और उसके पहले अगर आप भोपाल की बात करें तो जो भोपाल की ईदगाह हिल्स है वहाँ की 600 एकड़ जमीन जो है वो उन्होंने सरकारी घोषित की थी। सीईओ रहते हुए नवाचार के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है और भी ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। अगर उनका हम यहाँ बताने बैठे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अनुराग जैन भोपाल आने वाले हैं।
सारे अखबारों में, सारे मीडिया में जो 2-3 नाम चल रहे थे, लोग उनको इस दौड़ में सबसे पीछे रख रहे थे। लोगों का यह मानना था कि अनुराग जैन को पिछली बार की तरह केंद्र सरकार से वापस मध्य प्रदेश लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए वो नहीं बनेंगे। और राघवन जी, जैसा कि आपने मीडिया में देखा भी होगा कि 30 तारीख जब वीरा राणा का आखिरी दिन था मुख्य सचिव के रूप में, जो एक्सटेंशन उनका खत्म हो रहा था, जी उस दिन भी भोपाल के सारे अखबारों में छपी थी कि राजेश राजौरा होंगे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और आज हो जाएगा आदेश जारी। लेकिन बाजी एकदम से पलटी और केंद्र की चली इसमें, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के पास संदेश आया और मुख्यमंत्री जी ने बताया यहाँ पर कि कई बार बिल्कुल विकास जी, कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया तय करती है, निर्णय तो कहीं और होते हैं। और रमेश शर्मा जी चूँकि हमारे पत्रकारिता के पुरखा भी, हमने उनसे पत्रकारिता सीखी है, उन सब से हमने ये सीखा कि अखबार के लोग सिर्फ संकेत दे सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, निर्णय तो सरकार में बैठे या अधिकारी लोग करते हैं, जो प्रशासन की बात होती है। लेकिन जो तुमने जो बातचीत की, आपने जो बातचीत की, उसका लब्बोलाब ये कि उनमें प्रतिभा थी, इसलिए वो आज चीफ सेक्रेटरी हैं। हमें लगता है कि अब वो उसकी कसौटी पर हैं, क्योंकि जब आदमी अपने कार्यकालों के अस्ताचल की तरफ रहता है, तब वो जीवन में जो सपने उनके छूट जाते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। तो मैं सबसे अंतिम टिप्पणी शर्मा जी से लूँगा। अभी मैं उनके साथी, मैंने उनसे एक तरह से जानकार रहे, डॉक्टर भुवनेश्वर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार करता हूँ राघवन जी। जी, एक प्रशासक के नाते, एक भोपाल के कलेक्टर के नाते, और जो आज मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने, 1-2 दिन में कार्यभार ग्रहण करेंगे, आप क्या देखते हैं कि अनुराग जैन जी का जो काम करने का तरीका, जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, उसके चलते भोपाल और मध्य प्रदेश कैसा बनेगा, कितना व्यवस्थित होगा, कितनी गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी? और करप्शन की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि कितना करप्शन कम हो सकता है, ख़त्म तो शायद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कम भी होता है तो एक चीफ सेक्रेटरी की धमक होती है, वो धमक कलेक्टर पर भी रहती है और जो एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, उन तक भी जाती है, क्योंकि पटवारी से मध्य प्रदेश का देश में करप्शन शुरू होता है और फिर वो बहुत ऊपर तक जाता है। आप जितना जानते हैं, जितना समझते हैं अनुराग जैन जी को, और जो आपकी अपेक्षा है भोपाल को लेकर या मध्य प्रदेश को, क्या सोचते हैं और क्या अनुमान है आपका? राघवन जी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस समय भारत देश के 2 बड़े विशाल और परंपरागत राज्यों के मुख्य सचिव मेरे परिवार से आते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इन दोनों को, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन हैं और अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन बनने जा रहे हैं, इन दोनों को मैंने बहुत सालों से बहुत करीब से देखा हुआ है, परिजन होने के नाते। तो जितना मैं इनको और इनके सारे देश के लोगों को देखता समझता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अपने काम में माहिर और अपने कर्म के प्रति समर्पित लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि लोग बाग घर परिवार को पहले समर्पित होते हैं और उसके बाद फिर वो कुछ और सोचते होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आदरणीय स्वर्गीय श्री बुच्च साहब के बाद अब संभवतः मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्तंभ मिलने जा रहा है जो बहुत कुछ अपने कर्मों से, बहुत कुछ अपने क्रियाकलापों से, अपनी शैली से ऑलरेडी वो धमक बना चुका है। आप खुद मेरे इस बात से सहमत होंगे कि जब तक अनुराग जैन नहीं आ रहे थे 7-8 महीने पहले भी, तब तक कोई खास हलचल नहीं थी। खूब हलचल इस बात की थी कि आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब लोग, सारी आम जनता उनके लिए लालायित हो रही थी, लेकिन वो 7 महीने चुनाव की वजह से टल गया। अब जब ये दोबारा ये बात चली तो किसी तरह का कोई खास कौतूहल नहीं था कि कौन बनेगा सीएस। लेकिन जैसे ही अनुराग जैन जी का कंफर्म हुआ, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में एक हलचल सी है, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली को, उनकी शैली को, उनकी साख को लोगों ने देखा हुआ है। तो मैं बहुत कुछ समझता हूं कि जिस तरह से अनुराग जी ने अपने समय में जल संरक्षण को लेकर, पेड़ों को लेकर, शहर की बाकी व्यवस्थाओं को, अतिक्रमण हटाने से लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी है कि उनके समय में हुई थी अतिक्रमण हटाने की। कुछ जरूर चीजें छूट गई थी राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से कि वो 4 उंगली का अतिक्रमण नहीं हटवा पाए थे। वो आज उस अपने शहर को दोबारा देखेंगे जब, तो मैं समझता हूँ कि सड़कों पे चौतरफा जो अतिक्रमण पसरा हुआ है, जगह जगह लोगों ने सड़कों पर कब्जे करके घर बना लिए हैं, अपने अपने चीजों के लिए लोगों ने पेड़ों की बलियां दे दी हैं, पूरे क्षेत्र को कंक्रीट कर दिया है।
वाटर बॉडीज का कोई सिस्टम नहीं बचा है कि पानी ड्रेन होकर जमीन के अंदर जाएगा। जिस तरह से वाटर बॉडीज को सुरक्षित किया जाए, जिस तरह से हरियाली पर्यावरण को वापस लागू किया जाए। राघवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराग जैन साहब जब कलेक्टर थे तब हमने उनके साथ बहुत सारे जल संवर्धन के प्रोग्राम किए थे और वो उन चीजों को बहुत भलीभांति समझते हैं कि कहाँ किस तरह से पर्यावरण के ऊपर रक्षा होना चाहिए। मैं पर्यावरण, जल और स्वास्थ्य को लेकर उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं करता हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है और हमारी ढेर सारी योजनाएं ऑलरेडी अनुराग जैन साहब जानते हैं और संभवतः मुझे शायद मौका मिलेगा एक बार फिर से उनके सामने सारे बिंदु विस्तारवत रखने का, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जिससे हमारा मध्य प्रदेश एक बार फिर से हरा भरा हो, अतिक्रमण हटे, सड़कों पर पेड़ लगे, बस स्टॉप बने, बच्चों को, राहगीरों को गर्मियों में परेशान ना होना पड़े। मैं समझता हूँ बहुत कुछ करने का है और कुछ साहब के बाद मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं अनुराग जैन साहब को देखता हूँ कि संभवतः एक नई बयार बहेगी, एक नई आपका जो अनुमान है, जो आपकी भावना है, ये फलीभूत और सच साबित हो, इसी में भोपाल और मध्य प्रदेश का कल्याण है। हम सोचते भी यही है और चर्चा की वजह भी यही है। गौरव जी, इंदौर भी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। भोपाल के बारे में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, भुवनेश जी ने कहा कि वाटर बॉडीज़ को लेकर उनकी बड़ी चिंता रहती है, पर्यावरण को लेकर चिंता रहती है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, वो ये कि मध्य प्रदेश के जो लैंड रिकॉर्ड है, नक्शे हैं, वो सबसे खराब स्थिति में है। ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, हालांकि उनके लिए उनके पास वक्त कम है। वक्त इसलिए कम है कि मैं 1 साल मान रहा हूँ कि 1 साल का वक्त उनके पास है। अगर सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन और दिया तो 1.5 साल मान सकते हैं। लेकिन जैसी हम बात कर रहे हैं कि उनकी धमक की, काम करने के अंदाज की, तो सबसे पहले गाँव-गाँव में अगर लठ ना चलें, इससे बचाना है गाँव को, तो जो तहसीलों में भू राजस्व का जो रिकॉर्ड है, नक्शे का, अक्स का, वो एक तरह से कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन ज़मीन पर नक्शे ठीक नहीं है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये भी एक तरह से चुनौती वाला काम है। मध्य प्रदेश गाँव का शहर है, किसानों का शहर है, लेकिन जो बात हो रही है कि राजधानी में, विकास तिवारी जी ने खबर छापी थी कि उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही रहूँगा। तो भोपाल कैसा चाहते हैं? गौरव जी, आप भोपाल में भी खूब रहते हैं, भोपाल आपका कर्म क्षेत्र है, परिवार आपका इंदौर में, तो दोनों को अच्छे से जानते हैं। यहाँ फ्लाईओवर की हम बात करें तो बल्लभ भवन से एक फ्लाईओवर जो बना, जिसको जीजी फ्लाईओवर कहते हैं, गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक, और गणेश मंदिर से मुश्किल से 100-200 फीट की दूरी पर दूसरा फ्लाईओवर शुरू होता है जिसका नाम है वीर सावरकर। अगर नक्शे बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले उस दोनों को जोड़ देते तो एक आदमी बल्लभ भवन से जाता उस फ्लाईओवर पर और सीधा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास अपनी गाड़ी को लैंड करता है। लेकिन प्लानिंग की कमजोरी, नक्शे की गड़बड़ी, इस घटियापन की वजह से, मैं घटियापन इस्तेमाल कर रहा हूँ, भोपाल जो राजधानी है वो अपना स्वरूप विकृत करती जा रही है। इसकी भी ज़रूरत है कि प्लानिंग ठीक हो, कम से कम ट्रैफिक का सिस्टम ठीक हो, ताकि जाम न लगे। जो मेट्रो शहरों की दिक्कत है, भोपाल उसमें फंस गया है, शाम के वक्त निकलना मुश्किल होता है। आपकी राय? गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। राघवेंद्र जी, आज एक मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री की और कांग्रेस के विधायकों की, जिसमें एक बात निकलकर सामने आई है कि विजन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी पहले से विजन डॉक्यूमेंट की बात दी गई है। अब जो भी विकास होना है उसे 2-4 साल की बजाय लंबे अरसे के लिए देखते हुए अगर विजन तैयार किया जाएगा तो सही मायने में विजन डॉक्यूमेंट होगा। होता यह है कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं की मांग पर बहुत जल्दी कोई भी काम कर दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है या कोई भी छोटी मोटी चीज कर दी जाती है। उसकी बजाय अब एक लंबे समय की प्लानिंग हो, मास्टर प्लान को भी सामने रखा जाए, शहर की जनसंख्या का भी देखा जाए। इंदौर की बात करें या हम भोपाल की बात करें, दोनों जगह एक जैसी स्थिति है जी। लेकिन राघवेंद्र जी, मैं एक बात जरूर आज कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए वाला निर्णय है मध्य प्रदेश में जो नए मुख्य सचिव अनुराग जैन आए हैं। जब मध्य प्रदेश में अफसर पक्षपाती पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, बेलगाम नौकरशाही हो चुकी है, निरंकुशता का वातावरण बन गया है, ऐसे समय में अनुराग जैन की पदस्थापना भविष्य के लिए एक बेहतर संकेत मानता हूं, क्योंकि जिन अधिकारियों के साथ उन्होंने काम किया है या जो उनके सबॉर्डिनेट्स रहे हैं या जो भी जनता के साथ अनुभव देखा है मैंने, उसमें एक तो उनको बहुत बेहद ईमानदार कहा जाता है और दूसरा वो पक्षपातपूर्ण रवैये से हटकर काम करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात हो या आम जनता की बात हो।
इस लिहाज से मैं मान रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद, और जैसा भुवनेश जी ने कहा भी कि बुश साहब के बाद भी 2-4 अच्छे सीएस मध्य प्रदेश में आए थे, लेकिन उनमें अभी वर्तमान में लगभग 15-20 साल के अंतर में अगर अपन देखें बिल्कुल, तो अनुराग जैन एक बहुत ही बढ़िया निर्णय हुआ है। देखिए अब देखना यह है कि वो इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा रख पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो उनके ऊपर राजनीतिक दबाव रहता होगा, वो राजनीतिक दबाव एक अलग किस्म का होगा, और ऐसे में काम करना बड़ा बिल्कुल गौरव जी, चर्चा की वजह ये कि उनमें काबिलियत है इसलिए वो बने। अब वो परीक्षा की घड़ी पर हैं, कसौटी पर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। अब कुछ कहने के लिए गुंजाइश नहीं कि अगर मैं चीफ सेक्रेटरी होता तो ये करता, मैं चीफ सेक्रेटरी होता तो वो करता। अब सारी चीज़ें आपके पास हैं और दिल्ली ने आपको बनाकर भेजा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में कहा था कि हम उम्मीद करेंगे सब पहले से बेहतर होगा। रमेश शर्मा जी, दरअसल आलोचना के लिए तो बहुत टाइम मिलेगा। आज हम बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि अनुराग जैन जी सब कुछ ना बदले, लेकिन इतना तो कर देंगे कि लोग जो नाउम्मीद हो रहे थे वो उम्मीद से हो जाएंगे और स्थितियां सुधरती हुई दिखेंगी। ये भी कह सकते हैं कि गर्म मौसम में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। अगर वो ठीक से काम कर पाए लोगों की अपेक्षा के मुताबिक, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो बुश साहब तो खैर चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे थे, लेकिन वो अच्छे प्रशासनिक अफसरों में थे। जहाँ तक अच्छे अधिकारियों की बात है चर्चित, उसमें विजय सिंह का नाम आता है। विजय सिंह मध्य प्रदेश के कलेक्टर भी बहुत अच्छे थे, भोपाल के कलेक्टर रहे वो। उनके ज़माने में भोपाल के पटिए टूटे थे, हम 77 की बात करें। इसके बाद वो कमिश्नर इंदौर रहे, इंदौर का उन्होंने कायाकल्प किया, बाद में वो होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक बने। तो विजय सिंह के बाद हो सकता है कि अनुराग जैन जी उतनी सख्ती से काम कर पाए कि ना कर पाए, क्योंकि तब चीफ सेक्रेटरी को फ्री हैंड रहता था। अब फ्री हैंड मुश्किल है। अब इस पूरी तंग गली में से वो कैसा रास्ता निकालते, यही उनकी काबिलियत कसौटी पर है। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर राघवन जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि अनुराग जैन एक ऊर्जावान अधिकारी रहे हैं जी, और लीक से हट करके काम करने का उनका एक स्वभाव रहा है। लेकिन कलेक्टर के अधिकार और चीफ सेक्रेटरी के अधिकार, या कलेक्टर की कार्यशैली और चीफ सेक्रेटरी की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। जी, कलेक्टर चूंकि सीधा जुड़ा रहता है समाज से और जनता से, उसके हाथ में लाइन ऑर्डर कंट्रोल रहता है, तो कलेक्टर कई बार लाइन ऑर्डर के नाम पर ऐसे निर्णय भी लेते हैं, क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं कई कलेक्टरों ने मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी कई जगह उदाहरण है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का एक अपना बहुत सीमित और सेट वर्किंग रहती है चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी लीक से हट करके कभी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को वो फाइलें आती हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं उनका एक अपना एक समूह होता है, उस आधार पर जो फाइल आती है वो उस पर हस्ताक्षर करता है। आप अगर देख लें मध्य प्रदेश के इतिहास में भी कितने लोग हैं जो कलेक्टर के रूप में या किसी विभागाध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली अलग रही। जैसे मान लीजिए मैं निर्मला बुच्ची का नाम लूंगा, जब वो शिक्षा विभाग में रही हैं, अब उन दोनों तो आयुक्त नहीं हुआ करते थे, संचालक ही हुआ करते थे, तब उनकी कार्यशैली कैसी थी, उन्होंने लगभग हायर सेकेंडरी परीक्षा में बहुत सारे बदलाव किए थे। लेकिन वही निर्मला बुच जब चीफ सेक्रेटरी बनी तो वो उसमें से कुछ नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर के चीफ सेक्रेटरी का जो वर्किंग होता है वो बहुत अलग होता है, वो कागजी होता है, और वो एक पूरा सिस्टम के तहत उसमें काम करता है। बहुत से बहुत वो इतना कर सकते हैं, कोई भुगतान अगर हो रहा है उसमें विलम्ब हो रहा है तो वो कुछ ऐसे नियम बना करके कि वो जल्दी हो जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी के पास करने को कुछ नहीं होता। जी, सीधी सी बात इसमें यह कि व्यक्ति पर निर्भर होता है। मैं इससे अलग हट के बात करूंगा, शर्मा जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक ज़माने में कहते थे कि गवर्नर कुछ नहीं होता है, लेकिन अर्जुन सिंह जब गवर्नर हुए, हालांकि वो अलग कार्यकाल था, अलग तरह का मामला था पंजाब के, तो उन्होंने बताया कि कोई गवर्नर कैसे काम कर सकता है। तो सवाल है कि व्यक्ति पर निर्भर करता है कि चीफ सेक्रेटरी भी ऐसा काम कर सकता है, वो कलेक्टर से अपने काम कर सकता है। पहले तो कलेक्टर खुद होता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के पास 55 कलेक्टर होंगे। अगर उसमें से 10 कलेक्टर भी उनकी लाइन के हुए तो वो 10 जिलों की काया पलट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जितनी जोर से शॉट मारने का है, कलेक्टर उससे तेज शॉट मारे और चौकी के बजाय छक्का मार दें। तो ये, लेकिन अब वो बात वही है कि कितना फ्रीडम है। कई बार चीफ सेक्रेटरी अपने हिसाब से कलेक्टर नियुक्त करते थे, हर जिले में सीएम की मर्जी का कलेक्टर नहीं होता था। लेकिन अब दौर बदल गया है। इस तंग दौर में अनुराग जी के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। और विकास जी, आप उनको जानते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ूंगा इसमें कि एक ज़माने में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव हुआ करते थे, वो अनुराग जैन की बड़ी तारीफ करते थे
और उन्होंने कहा था कि ये लड़का, उस समय वो बच्चे थे क्योंकि 89 में की सर्विस है उनकी, 89 के IAS हैं, ये बात मैं कर रहा हूँ 94-95 की, 94-5 की। तब उन्होंने ऐसे हमसे बातचीत में कहा था कि ये अनुराग जैन जो SDM है ये बड़ा स्मार्ट लड़का है। तो जो उन्होंने स्मार्ट लड़का तब बोला था, वो स्मार्ट लड़का आज मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है। अगर उनकी स्मार्टनेस आज भी कायम है और वक्त के हिसाब से उन्होंने उस स्मार्टनेस पर धार की हुई है, पॉलिश किया है, तो नतीजे बहुत बेहतर आएंगे, ऐसी हमको उम्मीद करनी चाहिए। तुम्हारी छोटी सी राय। जी राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पे उनको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनने का मौका मिला है और उनकी लंबे समय से इच्छा रही। जब बैस साहब रिटायर हो रहे थे, पूर्व मुख्य सचिव, तब भी उनका नाम चला था। उस समय भी हमारी उनसे बात हुई थी, तो उस समय भी उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं भोपाल में बसना चाहता हूं, और यदि राज्य सरकार बुलाए, मुझे मुख्यमंत्री बुलाएं और केंद्र सरकार मुझे वहां से छोड़े, तो कोई राय नहीं कि मैं वहां पर आके ज्वाइन करूं। और अब उनको ये मौका मिल चुका है, उनके हाथ में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं, किस तरह से वो 55 जिलों के कलेक्टरों से तालमेल बनाते हैं, किस तरह से वो, जैसा पूर्व मुख्य सचिव एंटोनी डिसा जी के समय में एक जन सुनवाई हुआ करती थी, एक सप्ताह में एक दिन उन्होंने तय कर रखा था जिसमें वो आम लोगों से मिलते थे, 1 घंटे वो उनसे सीधे बातचीत करते थे, उनकी समस्याओं पर जिले भर के अफसरों से जहां का भी वो होता था उसको वो हल करते थे। तो ऐसा ही कुछ अगर अनुराग जैन भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, और उन्हें काम करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। और वो भोपाल में ही बसने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे ताल तलैयों के शहर को वो और सुंदर और खूबसूरत बनाने के बिल्कुल में भी काम करेंगे। एक और चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के, कृपाशंकर शर्मा जी, वो भी बल्लभ भवन में जन सुनवाई करते थे और उनको असिस्ट करते थे चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, जो ACS रैंक के बाद में वो चीफ सेक्रेटरी के रैंक तक रहे। तो ये मुझे लगता है कि परंपरा नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन इस पर काम कितना होता है ये देखने की बात है। अगर चीफ सेक्रेटरी के पास कोई शिकायत आती है और उस पर निराकरण हो गया तो फिर वो जय जयकार होगी, और वहाँ अगर निराकरण नहीं हुआ तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। गर्ग साहब, आपकी बहुत संक्षेप में छोटी सी राय। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रपंच, तुष्टीकरण और सेटिंग्स को अगर हम दूर कर दें, क्योंकि मैं अनुराग जी के पूरे क्षेत्र में इन सब चीजों को नहीं पाता हूं, और वो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो बहुत सारा प्रभाव तो दिल्ली से लेकर आए हैं, तो संभवतः यहाँ वो जैसा चाहेंगे, जैसा उनको करने का मौका मिलेगा, वो काम कर पाएंगे। और इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे कि पब्लिक, आम जनता उनको किस तरह से अपने दुख सुनाती है, वो किस तरह से उन दुखों का निवारण करते हैं। बिल्कुल। गौरव जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, देखना है जो राजनीतिक दबाव मुख्य सचिव पद पर आते हैं उनसे कैसे जूझ पाएंगे, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट है उनके, जो बड़े अधिकारी हैं, पहले छोटे कर्मचारियों को तो आप कलेक्टर रहते हुए काम निकाल लेते थे, लेकिन इन बड़े अधिकारियों से काम निकालना बड़ा टेढ़ी कीर है, क्योंकि ये सारे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी इनमें से बेलगाम हो चुके हैं। उन पर नियंत्रण करना एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। चुनौती सफल हो मध्य प्रदेश के हित में हो, मैं ऐसा चाह। बिल्कुल। शर्मा जी, दरअसल जो बात गर्ग साहब ने कही कि उनको दिल्ली से भी वो अधिकार लेकर आए हैं, मतलब वहाँ से भी पावर सेंटर से उनका वास्ता है, तो जाहिर है कि उनके कामकाज में रफ्तार भी होगी, तीखापन भी होगा और कठोरता भी होगी। और मुख्यमंत्री के साथ वो कितना तालमेल बना पाते, मंत्रियों से कितना तालमेल बना पाते, यही उनके, मुझे लगता है कि जो कामकाज उसके पैमाने होंगे। आपकी राय। देखिए, मोटे तौर पर ये मीडिया में खूब छपता है। जैसे मीडिया वाले राजेश राजोजर जी को बना रहे थे, मुझे पहले दिन से पता था कि वो नहीं बनने वाले हैं। तो मीडिया में पढ़ना लिखना तो आजकल दूर है, सुनी सुनाई खबर छापते हैं। राजनीतिक दबाव कभी भी किसी चीफ सेक्रेटरी पर नहीं होता। मेरे अपने जीवन के अनुभव में एक वीरेंद्र कुमार सकलेचा, एक अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा, इन 3 मुख्यमंत्री कई बार अपना दबाव लेकर के काम कराते थे। बाकी सारे मुख्यमंत्री जितने भी हैं, वो चाहे कांग्रेस के रहे हो या भाजपा के रहे हो, रात में अगर बात कर ली, सीएम ने कह दिया हाँ सवेरे आदेश हो जाएगा, और सवेरे चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया, वो आदेश कभी नहीं निकलते थे। राजनीतिक दबाव भी केवल मीडिया में आता है। बाकी कितने मंत्रियों को देख लीजिए, वो विभाग का अध्यक्ष जो होता है, विभाग का सेक्रेटरी होता है, वो विभाग चलाता है, मंत्री के नाम मात्र के होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैंने पहले कहा है, प्रशासन का एक वर्किंग होता है। चीफ सेक्रेटरी बहुत ज्यादा डायरेक्ट कभी आदेश नहीं देता, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से फाइल आती है कभी, और हजारों में से एक आध कोई फाइल होती है, CS कह देगा कि यार इसको ऐसा तैयार करना, तो ही वो फाइल तैयार होती है।
सिस्टम को क्रॉस करने वाला चीफ सेक्रेटरी, मुझे तो आज तक अपने 53 वर्ष की पत्रकारिता में एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा नहीं मिला जो सिस्टम से बाहर जाके काम कर ले। सिस्टम जैसा है उसी तरीके से चलेंगे। अनुराग जैन एनर्जेटिक हैं, जैसा कि मैंने कहा है, लीक पर हट करके काम करने का स्वभाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जो हमने बातचीत की, पहले तो उनको शुभकामनाएं, वो कार्यभार ग्रहण करें जल्दी से और मध्य प्रदेश में बेहतर काम करें। और मैं सिर्फ एक शेर इसमें जोड़ूंगा कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो एक IAS कलेक्टर हो गया, मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, इसके बाद दिल्ली चले गए, फिर चीफ सेक्रेटरी हो गए। तो ख्वाहिशें बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके अरमान भी पूरे होंगे और भोपाल को वो इतना बेहतर बना लेंगे कि जब वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसे तो उनको ना लगे कि भोपाल में ये काम मैं कर सकता था, मैं जो ना कर पाया। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और प्रशासनिक तौर पर उम्मीद करते हैं कि जो मध्य प्रदेश वो बनाना चाहते हैं वो बेहतर बनेगा। प्रशासनिक तौर पर गुड गवर्नेंस की बात हम कर रहे थे, समय सीमा के भीतर काम होंगे, करप्शन खत्म ना हो लेकिन घट जाए ऐसी व्यवस्था हो। और ख़ास तौर से जो रेवेन्यू की हमने बात की थी शुरुआत में कि जो नक्शे हैं राजस्व विभाग के वो बेहतर हो जाए ताकि गांव-गांव में खेतों के नाप जोख को लेकर डंडे ना चलें, विवाद ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये सब काम अच्छे से भले ना हो लेकिन मुश्किल से ज़रूर पूरे होंगे। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद, विकास जी आपका धन्यवाद, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद और डॉक्टर भुवनेश्वर जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखैर मैं सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।